बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करें मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब की पग किसके सर सजेगी। वजीर आला पंजाब का इंतखाब आज होगा। 371 के ऐवान में 327 अरकान पंजाब असम्बली हलफ उठा चुके हैं और मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरियम नवाज को वजीर आला के लिए नामजद किया गया है, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने राना आफ्ताब अहमद खान को अपनी जमात की तरफ से वजीर आला के उम्मीदवार के तौर पर नामजद किया है। दोनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दिए गए हैं। वजीर आला के इंतखाब के लिए पंजाब असम्बली का इजलास 11 बजे तलब किया गया है। नून लीग की रहनुमा अज़मा बुखारी का कहना है मरियम नवाज ने काबीना से मुतालिक अपना होमवर्क कर रखा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकने पंजाब असम्बली राना आफ्ताब अहमद खान ने दावा किया कि वो वजीर आला पंजाब का इंतखाब जीत जाएंगे। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए राना आफ्ताब ने कहा कि ऐवान मुकम्मल नहीं है, वो एहतजाज करते हुए इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे जो रिजर्व सीट्स हैं उनको नोटिफाई नहीं कर रहे हैं, ये अभी तक हाउस कंप्लीट नहीं है। हम इस बतौर एहतजाज ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ नंबर्स की बात नहीं है, हमारे पास एक बड़ा नंबर है और स्पीकर पंजाब असम्बली जो उस वक्त प्रिजाइड कर रहे थे उन्होंने वाज़ेह कहा है कि उनका एक आइनी हक है उन मेंबर्स का, रिजर्व सीट्स का, कि वो जहाँ पर आएँ और अपना वोट कास्ट करें। मुझे समझ नहीं आती कि ये मरूसी सियासत कब ख़त्म होगी। सिंध असम्बली में भी आज ही वजीर आला का इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुराद अली शाह जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लिए अली खुर्शीदी होंगे। इतवार को सिंध असम्बली इजलास में पीपल्स पार्टी के उवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। सिंध असम्बली इजलास के बाद नामजद वजीर आला मुराद अली शाह ने तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता अरकान से वजारत आला का वोट देने के लिए राब्ता भी किया। राना जावेद की रिपोर्ट देखिए। सिंध असेंबली में स्पीकर के लिए उवैस कादिर शाह को 147 में से 111 वोट पड़े, जबकि उनके मुकाबले में एमक्यूएम की सूफिया शाह 36 वोट ले सकीं। आगा सिराज दुर्रानी ने नौमुंतखब स्पीकर उवैस शाह से हल्फ लिया। स्पीकर उवैस शाह ने डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कराया। एंथनी नवीद को 111 और राशिद खान को 36 वोट मिले। नौमुंतखब स्पीकर सिंध असेंबली उवैस कादिर शाह ने पहले खिताब में कहा कि मैं पीपल्स पार्टी का वर्कर था और रहूंगा। मनसब संभालना बड़ी जिम्मेदारी है, सबको साथ लेकर चलूंगा, गैर जानिबदार रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। कि सौदे को इम्पार्शली अनबायस्ड होके चलाऊंगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। सारे मेंबरान को साथ लेके चलूंगा जो जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है, और ये यकीन दिलाता हूं कि आपको पूरा टाइम मिलेगा, आप अपनी बात कर सकते हैं। सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि ये जो रूल्स की बुक है अगर हम इसे फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह अगले 5 साल ये हाउस बहुत बेहतर तरीके से चलेगा और बहुत सारी अचीवमेंट्स होंगे। डिप्टी स्पीकर एंथनी नवीद ने ओहदा संभालने के बाद अरकान का शुक्रिया अदा किया। इजलास में पीपल्स पार्टी के वजारत आला के उम्मीदवार मुराद अली शाह और एमक्यूएम के वजारत आला के उम्मीदवार अली खुर्शीदी समेत तमाम अरकान ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मुबारकबाद पेश की। असेंबली इजलास से कबल PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद और जमात इस्लामी के उम्मीदवार ने अपने ओहदे का हल्फ लिया, ताहम वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सिंध असेंबली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। Now the House is adjourned to meet again on Monday, the 26th of February 2024, 2 p.m. कैमरामैन जावेद उमरानी, अशरफ सिद्दीकी और शाहिद इस्माइल के साथ राना जावेद, जियो न्यूज़, कराची। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ताहाल कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत नहीं किए, जिस पर वजारत पार्लिमानी उमूर का कहना है ईवान सदर से ज़बानी बताया गया कि ताहाल कुछ मखसूस नशिस्तों का फैसला होना अभी बाकी है। सदर आरिफ अलवी को 4 दिन पहले वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी भेजी थी, लेकिन उन्होंने ताहाल इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत नहीं किए। ज़राए के मुताबिक ईवान सदर का कहना है ईवान अभी मुकम्मल नहीं है, कुछ मखसूस नशिस्तों का फैसला होना अभी बाकी है। ज़राए का यह भी कहना है कि सदर ने ताहाल समरी मंजूर या मुस्तरद नहीं की, उनका ज़बानी मौक़िफ़ सामने आया है। दूसरी तरफ निगरान वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि आर्टिकल 91 की दफ़ा 2 के तहत 21 दिन तक इजलास बुलाना लाजमी होता है। अगर सदर इजलास नहीं भी बुलाते तो 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हर सूरत में हो जाएगा, जबकि 29 फरवरी को होने वाला इजलास आइन के ऐन मुताबिक होगा।
नून लीग के रहनुमाओं ने कहा कि सदर दस्तखत ना करें तब भी असम्बली का इजलास अपने वक्त पर होना ही है। सदर इजलास ना बुलाएं तो मुतबादिल तरीक़ाकार आइन में मौजूद है। आज़म नज़ीर तारड़, इसहाक डार और अताउल्लाह तारड़ ने इस मौजू पर क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। 21वें दिन स्पीकर ऑटोमेटिकली इजलास बुलाता है, जो कि 29 बनेगी। नेशनल असेंबली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास हो। मेरे ख्याल में सदर साहब को आइन की पासदारी करनी चाहिए। जाने से पहले उन्हें एक और आइन शिकनी नहीं करनी चाहिए। उन्हें अपने हलफ का और अपने ओहदे का पास करना चाहिए। और पहली बहुत बुरी प्रेसिडेंट सेट हुई है इस दौर में। सदर साहब सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए वो PTI के वर्कर बने हुए हैं। वो गौहर खान से मुलाकातें करते हैं, वो PTI के अरकान को ऐवान सदर बुलाते हैं और ऐवान सदर इस वक्त साजिशों का एक गढ़ बना हुआ है। सियासी मौसम के बाद कुछ बात करेंगे मुल्क के मौसम की। मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असर कोयटा और गिरदोनवाह में बारिश हुई है। बारिश के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुअत्तल हो गई है। खारान शहर में भी बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया। ज़ियारत में बर्फबारी के बाद मौसम मजीद सर्द हो गया है। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक शिमाली और वस्ती बलूचिस्तान मगरबी हवाओं के सिस्टम के ज़ेर असर हैं। चमन, किला अब्दुल्ला, पिशीन, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्ला और बोलान में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। कोयक टॉप, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी में भी बर्फबारी हुई है। मलिका कौसार मरी आज भी काले गहरे बादलों की लपेट में है। सर्दी की शिद्दत बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज और कल बलूचिस्तान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस सकते हैं, जबकि सिंध के जनूबी इलाकों में आज भी मतला अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाएं चलने का इम्कान है। शिमाली वजीरिस्तान की वादिये रज़मक और शवाल के पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। तफसील बताएंगे मलिक हबीब। जी बिल्कुल, शुमाली वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे रोज़ भी हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। इसी तरह रज़मक और शवाल के इलाकों में रात भर बर्फ़बारी हुई थी। इस वक्त भी बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। इलाके में सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई है। मैं बताता चलूँ कि शुमाली वज़ीरिस्तान की जो मैदानी इलाके हैं, मीरान शाह, मीरली, ग़ुलाम खान और इसके मुज़ाफ़ात में इस वक्त भी हल्की बारिश का सिलसिला शुरू है। दूसरी जानिब किसानों का कहना है कि हालिया बारिशों से गंदम की फसल जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकती है। जी, मलिका कौसार मरी आज भी काले गहरे बादलों की लपेट में है। सर्दी की शिद्दत बरकरार है। मरी में मौजूद सयाह भी बर्फबारी के मनाजिर के मुंतजिर है। मौसम का अहवाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जवाद अब्बासी। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मरी में और मौसम के हवाले से बात करें तो आज मतलब जुज़वी तौर पे अबर आलूद है और इस वक्त सर्दी की जो शिद्दत है उसमें बेपनाह इजाफा देखने को मिला है। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो दिन के औकात जो है वो दर्जा हरारत जो है 1 से लेकर 6 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाता है, लेकिन रात जो है वो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो नुक्ता इंजमात से भी इस वक्त गिर जाता है। दूसरी जानिब अगर महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात ने आज जो है वो मलिका कौसार मरी में बर्फबारी का इम्कान भी ज़ाहिर किया है, जिसके बाद सयाह जो है वो खुशी से खिल उठे हैं और आज जो है वो दीगर तफरीह मकामात पर निकल कर खूब हल्ला गुल्ला भी करेंगे। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में मारे गए 2 अफराद आम शहरी थे या मुबैना डाकू। मारे गए अब्दुल खालिक के भाई का बयान सामने आ गया है। मुबैना डाकू करार देकर मारे गए अब्दुल खालिक के भाई अब्दुल रहीम ने कहा उन्हें इत्तला मिली कि पुलिस वालों ने अब्दुल खालिक को गोली मार दी है। उनका कहना था कि अब्दुल रहमान और अब्दुल खालिक जुम्मा गोट के रिहायशी और आपस में दोस्त थे। अब्दुल खालिक को 5 मार्च को उम्रे पर जाना था। इससे पहले पुलिस ने दावा किया था कि अब्दुल अहद नामी शहरी ने फायरिंग करके 2 मुबैना डाकुओं को हलाक किया था। SSP कोरंगी के मुताबिक वाक़े की तहकीकात की जा रही हैं। फायरिंग किसने की और किससे लूटमार हो रही थी, तफसीलात हासिल कर रहे हैं। मैं उसका सगा भाई हूँ। फ़ोन आया, हम लोग भागे भागे जिना पे आया। उसका ऑलरेडी वीज़ा लगा हुआ था सऊदीया जाने को उम्रे करने के लिए। तकरीबन ये टिकट भी हो गया इसका। 5 तारीख को ये उम्रे के लिए जा रहा था। अभी यहाँ पता पड़ रहा वो पता नहीं क्या सीन है। 5 मार्च को हुआ है। दोनों दोस्त थे, वो दोनों निकले कब्रिस्तान ज़ियारत के लिए। अब यहाँ पता पड़ा इन लोगों को गोली लगा हुई, दोनों एक्सपायर है।
MQM पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफ़ा कमाल ने MQM की वफाकी काबीना में शमूलियत की तस्दीक कर दी है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नून लीग के साथ वजारतों पर मुज़ाकरात जारी हैं, किसी किस्म का कोई डेडलॉक नहीं है। कौन सी वजारतें मिलेंगी ये अभी तय नहीं हुआ। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि आइडियल तो यही है कि इस वक्त वजारतें ना ली जाएँ, लेकिन ये खुद गर्जी होगी, इसलिए MQM जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। अगर पाकिस्तान को इस कौगमायर से, लोगों को इस दलदल से निकालना है तो यकीनन आपको मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे, लोगों की बुराई लेनी पड़ेगी, आपको अच्छा कहलवाने का शौक नहीं होना चाहिए। हमारा अभी ये तय हुआ है कि हम हुकूमत के साथ जो उसका साथ देंगे। हमारा ये हमने अभी एग्री कर लिया है कि हाँ हम हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, हम वजारतें भी लेंगे और हम गवर्नरशिप लेंगे, हम वजारतें लेंगे, हम ऐसे ओहदे ऐसे डिपार्टमेंट्स हमें चाहिए जिससे हम अपने लोगों को, जो कि कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग हैं, इस सूबे के लोग हैं, हम उसको कुछ सर्व कर सकें। और कोई डेडलॉक नहीं है, बिल्कुल। हमारी आखिरी मीटिंग जो हुई है उसके बाद बहुत अच्छी हुई है, ज़बरदस्त हुई है सारी, और कोई डेडलॉक नहीं है। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म हो गया है। PTI एलामिये के मुताबिक बैरिस्टर गौहर अली खान ने चेयरमैन और उमर अयूब के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराए। सिंध से अशरफ कुरैशी, बलूचिस्तान से मोहम्मद असलम, खैबर पख्तूनख्वा से नवीद अंजुम के चेयरमैन के ओहदे के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की तंजीम के लिए अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पैनल के कागजात नामजदगी भी मौसूल हुए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को होंगे। PTI के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गैर कानूनी करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इंट्रा पार्टी इंतखाबात को आला अदलिया में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहा यह सारा अमल कलअदम है और इसकी कानूनी हैसियत नहीं है। जब सारे अमल को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम किया तो ओहदे गैर कानूनी हैं। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि 900 अरब रुपए सरप्लस छोड़कर जा रहे हैं। 300 अरब रुपए तरक्याती और 600 अरब रुपए का कर्जा अदा किया। टीम अच्छी हो तो बहुत काम किया जा सकता है। मोहसिन नकवी ने यह बात बीबी पाक दामन मज़ार रोड के इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मज़ार बीबी पाक दामन एम्प्रेस रोड से मुंसलिक होगी, इससे आमदोरफ्त के मसाइल हल होंगे। उन्होंने अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने 13 माह उनका साथ दिया और कहा अगर अनजाने में कोई भूल चूक हो गई हो तो अवाम से माजरत करते हैं। मोहसिन नकवी ने कहा कि मरियम नवाज से मुलाकात में जिन सेक्टर ज़मीन काम नहीं कर सका उसका भी तज़किरा किया। इंशाल्लाह अगली हुकूमत काफ़ी काम करेगी। गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे के सबब एक जानिब घरेलू सारिफीन शदीद परेशान हैं तो दूसरी जानिब घरेलू सन्नत रोज़ बरोज़ ज़बों हाली का शिकार हो रही है। हैदरापुर में चूड़ी की मुतादिद फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं। तफसील देखिए अली नईम की रिपोर्ट में। निगरां हुकूमत की जानिब से गैस की कीमतों में कई गुना इजाफे के सबब कमजोर मईशत मजीद कमजोर हो रही है। शहर हैदराबाद चूड़ी साजी में अपनी मिसाल आप है, लेकिन गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे से यहाँ की मशहूर चूड़ी की सनत आखिरी सांसें ले रही है। मुतादिद फैक्ट्रियाँ बंद और लोग बेरोजगार हो चुके हैं और कई कारखाने बंद होने के करीब हैं। पहले 35 फैक्ट्रियाँ थी जो अब कम होके 11 फैक्ट्रियाँ रह गई हैं। वो भी महीने में 20 दिन चला रहे हैं क्योंकि गैस का बिल इतना बड़ा कर दिया है रेट की वजह से कि पहले 32 लाख का होता था एक महीने का, अब 20 दिन का बिल जो वो है ना 50 लाख पे चला गया है। एक तरफ गैस की कीमतों में इजाफे से इकोनॉमी तबाह हो रही है तो दूसरी जानिब घरेलू सार्फिन भी गैस की लोड शेडिंग और बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। मेरे को तो बिल देते ही 70,000, 60,000, 65,000 से कम आता ही नहीं है मेरे पास। पता नहीं मेरे फैक्ट्रियाँ चल रही है। अब से 2 महीने पहले भी 36% जो है वो इंक्रीज हुए थे और अभी भी जो है वो 61% जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गरीब का चूल्हा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बिल्कुल जो है वो बंद कर दिया जाएगा। घरेलू सनत से वाबस्ता अफराद और घरेलू सार्फिन का कहना है कि गैस की लोड शेडिंग खत्म और कीमतों में कमी करके आम आदमी को रिलीफ फराहम करने के इक़दाम उठाए जाएं। कैमरामैन काजी शकील के साथ अली नईम, जियो न्यूज़, हैदराबाद।
जेहलम में जिला इंतजामिया की गफलत के बायस दरियाए जेहलम की खूबसूरती और आबी हयात दाव पर लग गए हैं। म्यूनसिपल कमेटी के अमले ने शहर भर का कूड़ा करकट दरिया के वस्त में फेंकना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से दरिया से मुल्हिका आबादियों को भी मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इम्तियाज़। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया जेहलम के वस्त में, जहाँ पर आप देख सकते हैं शहर भर का कूड़ा करकट म्यूनसिपल कमेटी का अमला जो है डंपिंग पॉइंट के बजाय दरिया जेहलम में फेंक रहा है, जिसकी वजह से दरिया जेहलम के दरमियान में गंदगी के बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं, जिसकी वजह से दरिया जेहलम की खूबसूरती मांद पड़ रही है, आबी हयात को भी ख़तरा लाक है और मुल्हिका आबादियों के रिहायशियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का ज़िली इंतज़ामिया से ये मुतालबा है कि इस गंदगी और ताफुन बड़े गंद को जो है वो कूड़ा करकट को कहीं और डंप किया जाए, ताकि दरिया की खूबसूरती बहाल रहे और जो मुल्हिका आबादियों में रहने वाले लोग हैं उनको बीमारियों से बचाया जा सके। खेल के मैदान से खबर है। HBL पाकिस्तान सुपर लीग 9 में लाहौर कलंदर्स ने अपने 5वें मैच में भी फतह ना हासिल की। पेशावर ज़ल्मी ने उसको 8 रन से मात दे दी। कलंदर्स के वेंडर ड्यूसन 104 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलने के बावजूद अपनी टीम को ना जितवा सके। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में खेले गए मैच में पहले पेशावर ज़ल्मी ने बैटिंग की। पहली विकेट पर कप्तान बाबर आजम और साइम अयूब ने 136 रन की शराकत कायम की। बाबर आजम ने 48 और साइम अयूब ने 88 और रोमान पाउल ने 46 रन की इनिंग्स खेली। टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 211 रन स्कोर किए। शाहीन शाह अफरीदी ने 33 रन के एवज 3 विकेटें हासिल की। जवाब में लाहौर कलंदर्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 6 विकेट पर 203 रन बना सकी। जनूबी अफ्रीकी बैटर वेंडर ड्यूसन एक एंड पर नाकाबिल शिकस्त रहे। उन्होंने 6 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 104 रन की इनिंग्स खेली, मगर वो टीम की नैया को फतह के साहिल पर ना पहुंचा सके। शाई होप ने 29 रन बनाए। नवीद उल हक ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। इवेंट में लाहौर कलंदर्स की मुसलसल 5वीं शिकस्त है। HBL PSL 9 में कोयटा ग्लैडिएटर्स को पहली शिकस्त हो गई। मुल्तान सुल्तान्स ने 13 रन से हरा दिया। 181 रन के ताकुब में कोयटा की टीम 167 रन ही बना सकी। PSL सीजन 9 के 11वें मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए। रीजा हेंड्रिक्स 72 रन बनाकर नुमाया रहे। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 51 रन स्कोर किए। मोहम्मद आमिर ने 2, अकील और अबरार अहमद ने 1-1 विकेट हासिल की। जवाब में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट पर 167 रन बना सकी। ख्वाजा नाफे 36 और कप्तान रायले रोसो ने 30 रन स्कोर किए। मोहम्मद अली और डेविड विली ने 3-3 विकेटें हासिल की। मुल्तान सुल्तान्स ने 13 रन से फतह हासिल करके मुसलसल चौथी कामयाबी अपने नाम कर ली, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स को इवेंट में पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा। टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 8 पॉइंट के साथ टॉप पोजीशन पर है, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स का 6 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर है। PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स के विकेट कीपर बैटर सरफराज अहमद को मैच के दौरान सर पर गेंद लग गई। उन्हें CT स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत अब ठीक है। कोयटा ग्लैडिएटर्स की इंतजामिया के मुताबिक सरफराज की इंजरी संजीदा नौयत की नहीं है, जबकि दूसरी जानिब हारिस रऊफ भी इंजरी का शिकार हो गए हैं और लीग से बाहर हो गए हैं। इतवार को मुल्तान में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मेजबान मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच था। मुल्तान सुल्तान्स की इनिंग के आखिरी लम्हात में कोयटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर मोहम्मद आमिर ने मुल्तान सुल्तान के रिजा हेंड्रिक्स को बाउंड्री लाइन पर कैच कराया, जो मोहम्मद वसीम ने पकड़ा। वसीम ने कैच लेकर वापस थ्रो की, जो विकेट कीपर सरफराज अहमद के सर पर लगी। वो बाहर चले गए थे। उनकी जगह सज्जाद अली को शामिल किया गया, जिन्होंने 2 गेंदों पर विकेट कीपिंग की और बाद में बैटिंग भी की। कोयटा ग्लैडिएटर्स की इंतजामिया के मुताबिक सरफराज अहमद के टेस्ट की रिपोर्ट क्लियर है और उनकी हालत भी बेहतर है। वो सफर करने के काबिल हैं और टीम के साथ मुल्तान से कराची आ रहे हैं। दूसरी जानिब हफ्ते को कराची किंग्स के खिलाफ मैच में जख्मी होने वाले लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ PSL से आउट हो गए हैं। वो कैच पकड़ने के बाद जमीन पर गिर गए थे, जिसकी वजह से उनका कंधा जख्मी हो गया था।